So very good morning to you all. Welcome to you all in Saint Xavier online class. Today we are going to read new chapter that's name is conservation of plants and animals. यानी हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवरों और पौधों का संरक्षण, कि किस तरीके से उनका संरक्षण किया जाए। ठीक है, उस चीज़ के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कंजर्वेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने या नेचुरल भी हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी आर्टिफिशियल बनाए हुए जो क्या हैं बायोस्फीयर वगैरह हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसके लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं। ठीक है, और ये जो कुछ सेंचुरीज़ हैं और अपने बायोस्फीयर्स वगैरह हैं, तो ये किस चीज़ को मतलब, जैसे बायोस्फीयर है इसके अंदर वो जीव हैं जो मतलब पूरी पृथ्वी पे आपको सब कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही रेयर और एक्सटिंक्ट जो है वो वहाँ मिलेंगे, बहुत सी हर्ब्स जड़ी बूटियाँ वगैरह वहाँ मिलेंगी बायोस्फीयर्स के अंदर। ठीक है, ऐसे ही सेंचुरीज़ हैं, सेंचुरीज़ के अंदर भी क्या होगा, जैसे आर्टिफिशियल फॉर्म के अंदर भी क्या किया जाता है, सेंचुरी जो हैं वो नेचुरल भी हैं और आर्टिफिशियल भी हैं। उनमें गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, जानवरों को हैबिटेट प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी रहने का स्थान प्रोवाइड करवाया जाता है और उनके खाने के लिए भी प्रबंधन करवाया जाता है। ठीक है, ऐसे भी कुछ है, जैसे मान लो बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज जो हैं और ये नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क के अंदर क्या होता है कि पूरा गवर्नमेंट का क्या होता है, आधिपत्य होता है। मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट का ही पूरा क्या होता है, रूल होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। बाकी जो ये सेंचुरी वगैरह हैं, इनमें दोनों का क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट का एज वेल है, साथ में प्राइवेट का, कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी वगैरह है वो उसके साथ क्या कर सकती है, कॉन्टैक्ट करके उनको सुचारू रूप से चला सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो आजकल दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब बहुत पहले थे वो हमारे पास, लेकिन आजकल वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसे कई जानवर हैं जो पहले बहुत ज़्यादा थे लेकिन अब कम दिखाई दे रहे हैं। जैसे अपन लोयन की बात करें तो पहले लोयन बहुत ज़्यादा थे, टाइगर थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आजकल क्या है, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे स्टार्टिंग में आप देखोगे कि डायनासोर थे पूरी पृथ्वी के ऊपर, लेकिन आजकल बस केवल डायनासोर की हमारे पास क्या है, फॉसिल्स हैं, उनके केवल अवशेष बचे हुए हैं, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे जीव थे जो हमारे अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। जैसे आपने देखा होगा कि अर्थ के बारे में जैसे बताया गया है कि जैसे पक्षी हैं, तो पक्षी क्या करते हैं, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे एक तरीके से क्लीनलीनेस का वर्क करते हैं। क्लीननेस मतलब कैसे कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई बहुत से कीड़े वगैरह जनरेट हो जाते हैं, तो पक्षी उनको खा लेते हैं, तो उससे भी वो एनवायरनमेंट वगैरह कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हाँ, बहुत से जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, उनको भी वो क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। या अपन बात करें इनकी, जैसे कोई भी जीव जो डेड लिविंग बीइंग है, कोई भी निर्जीव डेड बीइंग्स के बारे में अपन बात करें, कोई व्यक्ति या कोई जानवर है वो मरा हुआ है, तो ये लगभग उनकी बॉडी को भी क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और दूसरी बात अगर बात करें अपन, मानसून वगैरह के भी सूचक हैं ये। और वैसे पक्षी आपने देखा होगा कि पुराने टाइम से ही मैसेंजर का भी वर्क करते हैं, जैसे कबूतर वगैरह यूज़ किए जाते हैं स्टार्टिंग में। तो ऐसे ही मतलब हर चीज़ का एक यूज़ है। पेड़ पौधे का आपको पता अच्छी तरीके से कि बहुत सी चीज़ें जैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह है, उनको स्टॉप करते हैं। मतलब जैसे अगर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हुआ तो पृथ्वी के ऊपर आपको पता है कि CO2 लेवल बढ़ जाएगा, CO2 एमिशन ज़्यादा हो जाएगा। अब CO2 एमिशन ज़्यादा होगा तो यहाँ क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, नेचर के अंदर आपने और देखा है, जैसे मान लो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश बहुत कम होगी, क्योंकि ये वाष्पशोषण की क्रिया में भाग लेते हैं, नहीं वेपराइजेशन की क्रिया जो होती है वेपरेशन की, इसमें भाग लेते हैं। लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो बारिश वगैरह का भी क्या हो जाएगा, बारिश भी कम हो जाएगी। ठीक है, और पेड़ों से हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा क्या है, इकोनॉमिकल फ़ायदे भी हैं। उनसे हमें लकड़ियाँ मिलती है, बहुत से फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, कई चीज़ें मिलती है, तो उनका भी हमें बेनिफिट है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब पेड़ पौधे वगैरह जो हैं ये हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें उनको कंजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, इसमें है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। बट डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है?
डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, मतलब अगर अपन कहें कि वनों की अंधाधुंध कटाई जो हो रही है, यानी वनों की कटाई जो हो रही है वो क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न है, एक तो सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो आप जान सकते हो अच्छी तरीके से, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके रहने के लिए, हाँ, और उनके लिए खेती करने के लिए या कोई बिजनेस वगैरह करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए उनको क्या चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी लैंड की, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और आपको पता है कि हमारी पूरी पृथ्वी पे, मान लो ये पूरी अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर लगभग 70% में तो क्या है, वाटर है। मात्र हमारे पास कितना बच गया, 30%। इस 30% में क्या क्या है, वैली है, माउंटेन्स है, ठीक है। और अपन बात करें तो इसके अंदर रिवर्स भी आएंगी, फॉरेस्ट आएंगे और ग्राउंड है। तो इसका मतलब अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास पानी की जो परसेंटेज वो ज़्यादा है, यानी पानी हमारे पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा है, समुद्री वाटर जिसको अपन बोलेंगे सी वाटर, लेकिन ज़मीन जो है वो हमारे पास कम है। अब पॉपुलेशन जो रहेगी वो पानी में थोड़ी रहेगी, वो यहीं रहेगी। अब यहाँ रहेगी तो इसका मतलब क्या है कि ये तो हो गया हमारे पास लिमिटेड एरिया, और पॉपुलेशन डे बाय डे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी जगह की, ठीक है, उनके लिए हैबिटेट की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ये भी एक डिफोरेस्टेशन का रीज़न है। दूसरी बात, हैबिटेट के लिए, और लोग रहेंगे भी तो सही, तो ये हैबिटेट हो गया उसका। तीसरी बात, बिजनेस के लिए, कंपनी वगैरह जो है, इंडस्ट्री है, ये लोग रन करेंगे, तो सीधी सी बात है उसके लिए क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल वायर, जो इलेक्ट्रिकल लाइंस जो होती हैं स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, ठीक है, करंट सप्लाई करने के लिए। या अपन बात करें जैसे ट्रेन ट्रैक के लिए, रेल के जो ट्रैक्स हैं, ठीक है। या अपन बात करें तो हैबिटेट हो गया, बिजनेस, इलेक्ट्रिकल लाइन स्प्रेडिंग हो गया, ट्रेन हो गया, और ह्यूमन्स रिक्वायरमेंट के लिए इसमें क्या जाएगा, ह्यूमन्स रिक्वायरमेंट में एग्रीकल्चर, खेती के लिए, ठीक है। इसके लिए भी उनको क्या चाहिए, लैंड चाहिए। अब हमने जैसे अभी पढ़ा कि भाई लैंड तो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, लेकिन नहीं, ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ये रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। हमने पहले मान लो कुछ ही ट्रेन चलाई थी, लेकिन आजकल उस चीज़ को और ज़्यादा ईजी बनाने के लिए और ट्रेन चलाई जा रही हैं, तो उसके लिए रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। अब ट्रैक बिछाएंगे तो मोस्टली क्या करते हैं, बीच में जो जंगल आते हैं उनको कटाई कर देते हैं, या जंगल के बीच में बहुत से पेड़ काट दिए जाते हैं। उससे क्या है कि वहाँ से गुजरने वाले जो जानवर है, जंगली जानवर, उनको थोड़ी ना पता है कि भाई ट्रेन कैसे जा रही, कैसे नहीं जाएगी, उनको ट्रेन का टाइमिंग का भी नहीं पता है। तो इससे क्या होंगे, वो बीच में जाते हैं। इससे कई बार क्या हो जाती है, ट्रेन की दुर्घटना हो जाती है, या कई बार क्या होता है कि जानवर जो हैं वो कहीं वहाँ पे मर जाते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल निर्बोध है, उस चीज़ के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो वहाँ पे मारे जाते हैं। तो ये रीज़न थे उनके कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है। अब डिफोरेस्टेशन होगा तो उससे देखो, जैसे कोई चीज़ हुई है प्रकृति के अंदर, तो उससे उसके गुड इफेक्ट भी होंगे तो बैड इफेक्ट भी होंगे। अगर मान लो इनको वहाँ पे लैंड मिल गई रहने के लिए, या रेलवे ट्रैक वगैरह के लिए, या लाइन बिछाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका नुकसान भी है। तो देखो, तो ये तो थे उसके कोजेज। अब डिफोरेस्टेशन से हार्म क्या होंगे, नुकसान देखो, हार्म्स ड्यू टू डिफोरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन से नुकसान। ठीक है, तो देखो डिफॉरेस्टेशन से नुकसान क्या हुए। अभी हम बात करते हैं पहली बात। भाई आपको पता है कि जैसे CO2 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। प्लांट्स इससे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए CO2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी वो फूड बनाते हैं इस प्रोसेस में। अब प्लांट फूड बनाएंगे तो CO2 उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यानी एनवायरनमेंट की बहुत सी CO2 जो हैं वो यूज़ कर लेते थे, जो अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं व्हीकल वगैरह में, डीजल वगैरह बर्न करके। हाँ, पेट्रोल बर्न हो रहा है उससे भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को ये कंज्यूम कर लेते थे, मान लो उसका लेवल जो था वो मेंटेन करते थे CO2 का। इससे बेनिफिट क्या था, तो हमारा जो अर्थ टेम्परेचर जो अर्थ था, टेम्परेचर ऑफ अर्थ वाज मेंटेन्ड, मतलब वो नियमित बना रहता था। ठीक है, पुराने टाइम में जैसे ये अर्थ है, इसके ऊपर एक CO2 लेयर हो गई, ये एक ब्लैंकेट की तरह वर्क कर रहा था। मैंने आपको कल भी बताया था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है। ये मान लो सन है, इससे सन रेज आ रही है यहाँ के ऊपर, तो ये क्या करता था, यहाँ जो ये रेज आएंगी, भाई देखो मान लो अगर ये वापस से अगर रेज आएंगी तो टेम्परेचर कम हो सकता है। तो ये क्या करता था कि यहाँ से इन रेज को ये जब रिफ्लेक्ट होती थी, क्योंकि यहाँ पड़ेंगी तो रिफ्लेक्ट होंगी, तो इससे जो हीट होती थी उसको ये कैप्चर कर लेता था, यहीं रोक लेता था। ये CO2 जो ब्लैंकेट है ये यहीं रोक लेगा इसको। ठीक है, अब यहीं रोक लेगा तो अर्थ का जो टेम्परेचर था वो फिक्स बना रहता था इस वजह से। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर यानी अर्थ जो है वो रात यहाँ इतनी ठंडी नहीं होती थी कि जो चीज़ें हैं वो जब क्या हो जाए, बिल्कुल फ्रीज हो जाए, जम जाएँ। तो ये उस हीट को क्या नहीं करता था, बाहर रिलीज नहीं कर रहा था। कौन, CO2 लेयर। अब CO2 लेयर अगर बढ़ जाएगी, मान लो अगर पेड़ पौधे हट गए, तो इस लेयर के अंदर CO2 की क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी अमाउंट। एक्सेस क्वांटिटी की वजह से क्या होगा, यहाँ जो हीट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ छोटा सा। सिटी के अंदर आपने देखा है कि व्हीकल बहुत ज़्यादा रन करते हैं। ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी है, तो है क्या, वहाँ आपने देखा होगा जो गर्मी है उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और सर्दी के टाइम पे भी जैसे अपने यहाँ पे गाँव में सर्दी जो है वो लगने लग जाएगी, मान लो हमें सर्दी लगने लग जाएगी, लेकिन वहाँ वो गर्मी ही फील करेंगे। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि वहाँ CO2 एमिशन ज़्यादा हो रहा है। गाँव के अंदर CO2 एमिशन इतना नहीं होगा, इसलिए उस टाइम पे, जैसे बड़े महानगरों की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े महानगरों में जहाँ पे व्हीकल्स ज़्यादा हैं या इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये काम ज़्यादा होता है CO2 एमिशन का। इससे क्या होगा, जैसे जैसे वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो गर्म होता चला जाएगा। ठीक है, जहाँ टेम्परेचर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर लास्ट 40, 41 या 42 तक जाता था, आज वही टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये डे बाय डे हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, जिससे हमें क्या हो रहा है, लॉस होता जा रहा है। इसका ये रीज़न भी है। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि कहीं तो क्या होगा, बहुत कम बारिश होगी तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। ठीक है, ये भी इसी का रीज़न है। तो पहला रीज़न हमने पढ़ा कि ये CO2 जो लेयर है, क्योंकि जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो CO2 को कंज्यूम कौन करेगा, फूड बनाने के लिए। अब ये कंज्यूम नहीं करेंगे तो CO2 बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ती चली जाएगी तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, दूसरी बात है, ये तो पहला रीज़न इसका नुकसान। दूसरी बात अपन करें सेकंड, रेनफॉल की। रेनफॉल मतलब बारिश की। तो कहीं देखा होगा आपने, बिल्कुल ड्रॉट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, काल हो जाएगा, ड्रॉट। तो कहीं आप देखोगे कि क्या होगा, हैवी रेनफॉल होगा, बहुत भारी वर्षा होगी, अतिवृष्टि जिसको अपन बोल सकते हैं, जिससे वहाँ क्या आ जाएगी, फ्लड, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, या आपने कहीं देखा होगा क्या होगी, मीडियम रेनफॉल होगी। ठीक है,
ये सब रीज़न किसकी वजह से हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से देखो कहीं तो बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा ही पड़ गया, बिल्कुल अकाल हो गया, और कहीं पे क्या हो रहा है? मीडियम रेनफॉल हो रहा है। तो ये भी क्या है? फॉरेस्ट ही इसका एक रीज़न है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ वेपराइजेशन प्रोसेस ज़्यादा होगी, और वो जो वेपर है, यानी जैसे ये मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, ये क्या करते हैं? इसकी लीव जो है वो पानी को रिलीज़ करती है, मान लो वेपर रिलीज़ करती है। ये वेपर रिलीज़ करती है किसमें? एयर में। एयर जो गर्मियों के टाइम कैसी होती है? बिल्कुल शुष्क होती है, तो ये उसके अंदर मिक्स हो जाती है, जैसे क्या बनती है? ह्यूमिडिटी बनती है, मतलब भभगा हो जाएगा एक तरीके से, या गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा अपनी स्किन जो है चिपचिपी हो जाती है, जो आजकल का टाइम है आप देख पा रहे हो। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ऊपर जाके ये जो ह्यूमिडिटी है ये मतलब क्या होगी? थोड़ी ठंडी होगी। ठंडी होने के बाद ग्रेविटी की वजह से ये वाटर ड्रॉप यानी बारिश के रूप में नीचे आएगी। तो ये बहुत बड़ा योगदान देते हैं बारिश के लिए, रेनफॉल के लिए। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो रेनफॉल कहाँ से होगा ये बताओ, ठीक है। दूसरी बात इसमें जो है एक योगदान जो माउंटेन वगैरह हैं उनका भी है, लेकिन हम उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। माउंटेन के अंदर से क्या कर दिया हमने? वो केव जो रास्ते निकाल दिए हैं, बहुत से माउंटेन्स जो हैं वो दिन प्रतिदिन ख़त्म होते जा रहे हैं। आगे देखो, नेक्स्ट है इसका लीड्स टू वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब इसके बाद टेम्परेचर मैंने बता दिया आपको, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा इससे। CO2 की जो प्रॉब्लम है वो इंक्लूड, जो उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। और रेनफॉल और फर्टिलिटी दूसरा है, फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी क्या है? मतलब ज़मीन के बारे में आपने देखा होगा कि ज़मीन के अंदर अगर आपने क्रॉप्स यानी सीड डाले और उसमें क्रॉप्स जो है वो उग गई, अगर अच्छी क्रॉप्स है तो उसका रीज़न क्या है? कि जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हुआ, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी बढ़िया है। अब फर्टिलिटी बढ़िया है इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, जो किसको चाहिए? उस क्रॉप्स को चाहिए। जो क्रॉप्स हमने उगाई है वो क्या है? अबंडेंट में है, मतलब बहुलता में बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा है तो ये क्रॉप अच्छी होगी, गुड क्रॉप होगी उस टाइम पे, ठीक है। अगर न्यूट्रिएंट वहाँ नहीं होते तो इसका मतलब क्या है? कि वो फसल जो होती है वो बैड क्रॉप, ठीक है। ये था उसका रीज़न। लेकिन अब ये चीज़ अगर बढ़िया है तो क्या होगा इसका बेनिफिट? इसका बेनिफिट यही होगा कि फर्टिलिटी बढ़िया होगी तो फसल अच्छी होगी। अब फर्टिलिटी कौन मेंटेन कर रहा है? फर्टिलिटी बनेगी जैसे हुमस से। हुमस क्या होती है? ये सोइल की अपर लेयर है, सोइल अपर लेयर, जो कि बनती किससे है? डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह जो मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं उनसे, ठीक है। डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है एक तो। फिर और हुमस किससे बनता है? लीव्स होती हैं, जो प्लांट्स लीव्स हैं, लीव्स ऑफ प्लांट्स, उनके गलने और सड़ने से बनता है, ठीक है। वेजिटेबल पील्स हैं, ठीक है। और साथ में जो मिनरल्स हैं जो ज़मीन के अंदर प्रेजेंट हैं, ये इनसे उमस जो है वो क्या होती है? जनरेट होती है। अब ये उमस जो है ये होना ज़रूरी है, यही मेंटेन करेगी फर्टिलिटी को। अब पेड़ पौधे नहीं हैं तो आप ये लीव्स कहाँ से लेके आओगे? बारिश नहीं होगी तो वेजिटेबल नहीं होगी, ठीक है। वेजिटेबल नहीं होगी तो उनके पील्स कहाँ से आएंगे? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये होना ज़रूरी है। उमस नहीं होगी तो इसका मतलब क्या? फर्टिलिटी नहीं है। फर्टिलिटी नहीं है तो वहाँ क्या होगा? एक समस्या आ जाएगी, और वो है डेजर्टिफिकेशन की। इसकी है डेजर्टिफिकेशन, मतलब डेजर्ट जनरेट हो जाएंगे, यानी वहाँ रेगिस्तान बन जाएंगे, बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। क्योंकि वहाँ पे हो क्या रहा है? वहाँ पे ये हो रहा है कि वहाँ कोई फसल ही उगेगी नहीं। जब भूमि अनउपजाऊ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे डेजर्ट बन जाएगा। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है कि
क्या ज़रूरी है, ह्यूमस ज़रूरी है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, प्लांट ज़रूरी है। यानी प्लांट या ट्रीज जो हैं इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट दिस कॉन्सेप्ट वी विल टेक ऑन टुमारो। ओके, फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।